हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो टॉपिक था कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज, 7th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 8th। तो हम आज इस टॉपिक को बिना किसी देरी को आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले जो पार्ट में इस वीडियो को डिस्कस किया था कि अर्बनाइजेशन जो है वो किस तरह से धीरे धीरे हुआ और हिस्ट्री क्या है अर्बनाइजेशन की हमारे इंडिया में, मेडिवल इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का, उसके अर्बनाइजेशन के बारे में हमने जाना। डी अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन जो हुआ हमारी कॉलोनियल इंडिया में, उसके बारे में हमने जाना। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि उस टाइम पर 3 प्रोमिनेंस जो स्टेट थे, जो सेंटर थे, वो एग्जिस्ट में आए थे, जिन्हें कंपनी ने कुछ एमर्ज कर दिया था अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में आए थे एग्जिस्टेंस में फॉर द ट्रेडिंग एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं थे, लेकिन अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें शुरू किया गया था, यूज़ किया गया था उन्हें। तो बॉम्बे के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं। तो बॉम्बे जो था 1661 में किंग चार्ल्स ने को दिया गया था, जो कि किंग चार्ल्स सेकंड जो इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स, उनको दिया था एज अ डोरी, एज अ दहेज दिया था वो, क्योंकि बॉम्बे पर पोर्टुगीज़ का जो था वो कब्ज़ा था, ऑक्युपाइड था वो। तो पोर्टुगीज़ की प्रिंसेस से किंग चार्ल्स ने शादी करी, तो उन्हें वो दहेज में मिला था बॉम्बे। अब जब 17th सेंचुरी में जो बॉम्बे था वो 7 आइलैंड का एक ग्रुप था, पोर्टुगीज़ के कंट्रोल में था, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। तो 1661 के बाद में जब वो किंग चार्ल्स के अंडर गया, तो इसका कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश हैंड्स में चला गया, ब्रिटिश के हाथों में चला गया। एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने फटाफट से अपना जो एक शिफ्टिंग था वो अपने कुछ प्रिंसिपल्स के साथ में, जो वेस्टर्न पोर्ट थी सूरत, जो इसके करीब थी, इसके नियर बाय थी, तो उन्होंने फटाफट से अपना इसको ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया और अपना सब कुछ शिफ्ट कर दिया वहाँ पे। अब जो बॉम्बे की इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ हुए, और बेसिकली जो इसका जो धीरे एकदम से जो इसकी शुरुआत थी, जब इसकी शुरुआत हुई तो एक मेजर आउटलाइन आता है इसका आउटलेट कि कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो थी, जो गुजरात में जो थी, वहाँ से। अब क्योंकि बाद में 19th सेंचुरी में जो हमारा जो वहाँ पे जो पोर्ट थी वो एज एक इम्पॉर्टेंट रूप में यूज़ होने लगी, क्योंकि जो कॉटन टेक्सटाइल का जो मटेरियल था वो एक्सपोर्ट होता था। तो वो जो पोर्ट थी गुजरात में वो यूज़ होने लगी, होती वो पहले भी थी, अब और ज़्यादा यूज़ होने लगी थी। एंड जो बॉम्बे था वो एक लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया था वेस्टर्न इंडिया का, और 19th सेंचुरी के एंड होने तक यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेंटर भी इस्टेब्लिश हो गया था। अब क्योंकि ट्रेड जो था वो उसकी एक अच्छी ग्रोथ हो रही थी कॉटन, ओपियम में, तो जो हमारी जो कम्युनिटीज़ थे, जो आर्टिसन के, जो कलाकार जिन्हें हम बोलते हैं, शॉपकीपर्स थे, ये एक तरफ, और जो दूसरी तरफ ट्रेडर्स, बैंकर्स, तो वो फटाफट से अपने आप को जल्दी से जल्दी सेटल करना चाहते थे बॉम्बे में, और ये रैपिडली सेटलमेंट होने लगा इनका। तो जो टेक्सटाइल मिल्स थी उनका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि सूरत पास में था। अब सूरत में क्योंकि कपड़ा बनता है, वहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स थी, तो इसीलिए जो टेक्सटाइल मिल्स थी वो लेकर के आई यहाँ पर लोगों के लिए, एक तरीके से माइग्रेंट्स के लिए एक तरीके से बाढ़ आ गई यहाँ पे। बाढ़ का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर के शिफ्ट होने लगे, दूसरी जगह के, जो दूसरे शहरों के थे या दूसरे स्टेट्स के लोग जो थे वो यहाँ पर आकर के शिफ्ट होने लगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1854 में यहाँ पर एक फर्स्ट टेक्सटाइल मिल की स्टार्टिंग हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद में कॉटन मिल सेटअप होने लगी बॉम्बे में। और 1921 तक यहाँ पर जो इनका जो नंबर्स था टेक्सटाइल मिल का वो 85 तक हो गया था, और उससे ज़्यादा भी हो गया था। और जो लोगों का जो वर्कफोर्स था, जो लोग जो काम कर रहे थे, वो करीब 1,50,000, दैट मीन्स 1.5 लाख के करीब यहाँ पर वर्कर्स काम करने लगे थे।
और जो मारी टाइम जो ट्रेड था वो भी लोगों को एक अट्रैक्ट करने लगा। यहाँ पर बॉम्बे में लोगों को लगने लगा कि यहाँ पर जो उनके काम का जो स्कोप है, उनका जो ट्रेडिंग का स्कोप है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए लोग यहाँ पर माइग्रेट होने लगे, यहाँ पर शिफ्ट होने लगे, सेटलमेंट करने लगे। तो उस टाइम पर अब जो रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, जब अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए रेलवे का इंट्रोडक्शन किया, रेलवे लेकर के आए, वो सेटअप किया उन्होंने, तो रेलवे के वजह से और ज़्यादा फ़ायदा हो गया माइग्रेंट्स के लिए। लोगों के लिए यहाँ पर आना बहुत ही आसान हो गया, यहाँ से आना जाना उनके लिए बहुत ही आसान हो गया। आगे कोलकाता की अगर हम बात करें, जो कि उस टाइम पर कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। अब इसका जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। क्यों डेवलपमेंट इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश को जो अपने आप एक तरीके से खींच कर जो लाए था, जो यहाँ के रिसोर्सेज थे वो खींच कर लाए थे ब्रिटिश को, उन्होंने ब्रिटिश को अट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से जो ब्रिटिश थे वो अपने आप को रोक नहीं पाए यहाँ पर कलकत्ता में डेवलप करने से। तो 1756 में जब सिराजुद्दौला जो कि नवाब था उस टाइम पे 1756 में बंगाल का, तो उसने कलकत्ता पर अटैक किया एंड जो उनका ब्रिटिश का एक स्मॉल फोर्ट था उसको लूटा उन्होंने। एंड जो ट्रेडर्स, अब जो क्योंकि उन्होंने उनको जो लूट लिया था, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स वहाँ पर रह रहे थे, तो जो क्योंकि वो छोटे एक उनका वो था, फोर्ट था, किला था, तो वो छोटा था, तो इसलिए उसको लूट लिया गया बड़ी आसानी से, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके जो ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे उनके डिपोट के लिए यूज़ होता था। वहाँ पर उनका सामान रखा जाता था, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, जो उनके प्रोडक्ट्स थे वो रखे जाते थे। तो सब्सिक्वेंटली 1757 में जब सिराजुद्दौला जब हार गया बैटल ऑफ प्लासी में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक नया फोर्ट बनाएंगे और ऐसा फोर्ट बनाएंगे कि जिस पर कोई जल्दी से अटैक ना कर सके, जिस पर कोई भी एक जल्दी से अटैक ना कर सके और उनको कोई हरा ना सके, कोई लूट ना सके, दोबारा इस तरह की जो इंसिडेंट है वो दोबारा इस तरह से हो ना सके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक और फोर्ट बनाने का, जो कि मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जो कलकत्ता था वो हेडक्वार्टर बन गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। एंड एकदम से, क्योंकि जो कलकत्ता था ये 3 विलेजेस का एक क्लस्टर था, जो इसमें तीन विलेजेस थे, सुतानाती, कोलकाता एंड गोविंदापुर। दैट मीन्स इन तीनों को मिलाकर के ये कलकत्ता बनाया गया था। और जो कलकत्ता था ये एक जब ग्रू हुआ तो एक बहुत लार्ज सिटी के रूप में ग्रू हुआ, उभरा, उसके रूप में एक बड़ी सिटी के रूप में उभरा। एंड जो कंपनी थी उन्होंने इसके साउदर्न मोस्ट जो विलेज था, जो गोविंदापुर था, उन्होंने वहाँ की अपनी एक साइट को चुना, जो एक फ़ोर्ट बनाने के लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग फ़ोर्ट बनाना उन्होंने सोचा था बनाने के लिए। तो उन्होंने एक गोविंदापुर, जो कि अभी मैंने नाम लिया, 3 क्लस्टर में से था वो, एक 3 विलेजेस के क्लस्टर में से एक था गोविंदापुर, जो कि साउदर्न मोस्ट में था, लोकेट था। तो उन्होंने वहाँ पर विलियम फोर्ट बनाने के लिए सोचा। एंड एक बार क्या, जो ब्रिटिश थे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे अपने परमानेंट प्रेजेंस को लेकर के, कि हाँ उन्हें अब यहाँ पर रहना ही है। एंड तो उन्होंने एक लार्ज स्केल पर, एक बड़े स्केल पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया अपने घरों का, बिल्डिंग्स का, कॉलोनीज़ का। तो इस तरह से क्या हुआ, जो कलकत्ता का अर्बनाइजेशन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू किए थे, अपने ट्रेड के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू किए थे, कि भाई उन्हें अब यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट करना है, तो उन्हें यहाँ पर हाउसेस भी बनाने हैं, बिल्डिंग भी बनानी है और कॉलोनीज़ भी बनानी है। तो इस तरह से कलकत्ता का अर्बनाइजेशन हुआ। अब जो कलकत्ता है वो अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत जाना जाता है, और इसकी इम्पोर्टेंस तब ज़्यादा आई जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जिसमें जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बन गया बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे का। अब जो मद्रास एंड बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे वो उसको सर्व करने लगे, वो उसके सब सर्वेंट बन गए। तो दैट मीन्स उनको इसका मतलब ये है कि जब वो गवर्नर जनरल जो है बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे का, तो जो मद्रास एंड बॉम्बे के जो गवर्नर्स हैं वो उसको रिपोर्ट करते थे।
तो कलकत्ता जो था वो ब्रिटिश की कैपिटल बना रहा 1911 तक, जब तक कि हमारी जो कैपिटल है वो दिल्ली में शिफ्ट नहीं हुई। हमारी जो दिल्ली में कैपिटल हमारी जो शिफ्ट हुई थी वो 1911 में हुई थी। उससे पहले जो कैपिटल थी वो ब्रिटिश के राज में कलकत्ता ही चली आ रही थी। आगे बारी आती है मद्रास की। मद्रास जो था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपना फर्स्ट जब सेटअप किया उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए तो वेल स्टेब्लिश्ड किया उन्होंने। जो सूरत का पार्ट था वहाँ पे, जो कि वेस्ट कोस्ट पे है सूरत, वहाँ पे उन्होंने शुरू किया अपना फर्स्ट सेटअप। तो सब्सिक्वेंटली जो धीरे धीरे क्या हुआ, जो सर्च थी टेक्सटाइल्स की वो ब्रिटिश मर्चेंट्स को ईस्ट कोस्ट की तरफ ले आई। अब ईस्ट कोस्ट की तरफ ले आई तो 1639 में वहाँ पर उन्होंने मद्रास पट्टम पर एक अपनी ट्रेड पोर्ट कंस्ट्रक्ट करी, जो कि पहले उस टाइम पर चेन्नापट्टनम के नाम से, जो लोकली वो लोगों के नाम से, जो लोकल लोग थे वो चेन्नापट्टनम के नाम से उसको जानते थे, बुलाते थे चेन्नापट्टनम के नाम से। तो वहाँ पर उन्होंने मद्रासपट्टनम पर एक ट्रेडिंग पोर्ट उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी। अब जो कंपनी थी उन्होंने सेटलमेंट के सारे राइट्स खरीद लिए थे, जो वहाँ के लोकल जो तेलुगु लॉर्ड्स थे, दैट मीन्स जो ज़मींदार वगैरह थे, उनसे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि जो तेलुगु लॉर्ड्स थे वो ऑलरेडी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए बहुत एजर थे, बहुत उत्सुक थे। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि ऑलरेडी ब्रिटिश की राइवल थे, तो एक तरह से वो भी जो एक यहाँ पर पॉइंट था कि उनके लिए एक मजबूती का पॉइंट आ गया कंपनी को। जो ब्रिटिश थे वो मजबूत हो गए थे, क्योंकि मद्रास के लिए उन्होंने एंड जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके हाथ में आ चुकी थी, ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में। अब क्योंकि 1761 में जब फ्रेंच हार गए ब्रिटिश से, तो जो मद्रास था वो और ज़्यादा सिक्योर हो गया ब्रिटिश के लिए, और ज़्यादा वो ग्रो करने लगा। और इस तरह से इसमें और भी ज़्यादा जो कमर्शियल टाउन के रूप में ये एक तरीके से ग्रो हुआ, उस टाइम पर राइज हुआ। तो इन सब के डेवलपमेंट के बाद में, अर्बनाइजेशन के बाद में, अब बारी आती है हिल स्टेशंस की। अब हिल स्टेशन का जो हिली रीजन का जो डेवलपमेंट है वो एक अलग ही फीचर आता है कॉलोनियल रूल के लिए। या हम यह बात कहें कि कॉलोनियल रूल का एक अलग ही फीचर है, एक अलग ही उनकी परिभाषा कह सकते हैं हम इसको, एक अलग फीचर है उनका कि किस तरह से उन्होंने हिली रीजन का डेवलपमेंट किया। शुरू से ही जो हिली टाउन्स थे, जो पहाड़ी वाले जो शहर थे, वो वॉर्स के दौरान वो एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, दैट मीन्स फोकस में आ चुके थे। जिसे हम आज शिमला कहते हैं, उसे उस टाइम पर सिमला बोलते थे, जो कि उस टाइम पे फाउंड किया गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ गोरखा वार, जो कि गोरखा वॉर हुआ था, गोरखा का युद्ध हुआ था 1815 to 16 तक। एंड एक हुआ था एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, जो कि 1818 में हुआ था। तो जो अंग्रेज़ों की, जो ब्रिटिश का जो इंटरेस्ट था वो हिली रीजन्स की तरफ बढ़ चुका था। वो इसलिए बढ़ गया था क्योंकि उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर वो रेस्ट कर सकें, अपनी स्ट्रेटजीज़ को बना सकें। तो इसलिए अब जब 1818 में जब एंग्लो मराठा युद्ध हुआ तो उनका जो इंटरेस्ट था वो माउंट आबू की तरफ बढ़ा। माउंट आबू जो कि एक दार्जिलिंग, माउंट आबू और दार्जिलिंग, जो कि रूलर्स उस टाइम पे सिक्किम के रूलर्स वहाँ पे रूल करते थे 1835 में। तो हिली जो एरिया थे, जो हिल्स थे, वो अंग्रेज़ों के लिए वो एक बिलेटिंग ट्रूप्स बन चुकी थी। दैट मीन्स उनके जो फौजी होते थे वो उनके लिए उनके घर बना रहे थे, वहाँ पर उन्होंने उनके घर बनाए। और जो गार्डिंग फ्रंटियर्स थे, दैट मीन्स जो सेफिंग, एक तरह से एक बाउंड्री का काम कर रहे थे, और वहाँ पे वो अपने कैंपेन लॉन्च करते थे अपने जो उनके अगेंस्ट, जो उनके जो एनिमी जो रूलर्स होते थे उनके अगेंस्ट। तो वो वहाँ पर इस तरीके से वो उन जगहों को, हिली एरियाज़ को वो इस तरह से यूज़ कर रहे थे, दैट मीन्स बिलेटिंग ट्रूप्स के रूप में, गार्डियन फ्रंटियर्स के रूप में, सेफ्टी बाउंड्री के रूप में, कैंपेन लॉन्चिंग के लिए अपने अगेंस्ट जो थे उनके एनिमी रूलर्स के अगेंस्ट। तो जो वहाँ का जो टेम्परेचर और कूल क्लाइमेट जो था इंडियन हिल्स का, वो एक एडिशनल एडवांटेज हो गया अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिश के लिए, क्योंकि हॉट वेदर कंडीशंस जो थी वो उनसे बेयर नहीं हो पाती थी। और एक जो हॉट वेदर कंडीशन थी वो उनके लिए एक तरीके से
स्प्रेड हो रही थी वहाँ पर, क्योंकि एपिडेमिक्स जिसको हम महामारी कहते हैं उस टाइम पर, वो महामारी उस टाइम पर जो फैल रही थी, तो अंग्रेज़ों को डर था। तो अब उन्हें एक ऐसा सेफ़ एरिया चाहिए था, कूल क्लाइमेट चाहिए था। उस टाइम पर कॉलेरा एंड मलेरिया कुछ पर्टिकुलरली जो वो थी बीमारियां जो एपिडेमिक्स थी उस टाइम पर फैल रही थी। तो उनके ब्रिटिश जो आर्मी के जो हेड्स थे, जो गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश को डर था कि कहीं ऐसा ना हो उनकी जो आर्मी है उनको ये डिसीज़ लग जाएं, एपिडेमिक्स लग जाएं। तो वो कुछ ऐसा करना चाहते थे कि ऐसी जगह पर उनको रखना चाहते थे कि ताकि वो उनसे दूर रहे, इन एपिडेमिक से वो बच सकें। तो उनकी जो प्रेजेंस थी, क्योंकि चारों तरफ वो फैल रही थी, अब आर्मी की जो प्रेजेंस थी वो भी चारों तरफ थी, तो उनके जो कंटेनमेंट्स थे, जो उनकी छावनियाँ थी, वो भी चारों ओर थी। आर्मियों की कुछ छावनी चारों तरफ बनी हुई थी। जो हिल स्टेशंस थे वो एज अ सैनिटेरियम डेवलप करे जा रहे थे। सैनिटेरियम मतलब जहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उनको वहाँ पे उनकी रिकवरी के लिए भेजे जाते हैं। अगर वो कभी बीमार पड़ जाते हैं तो वो वहाँ पर उनको भेजे जाते हैं, और या फिर उनकी हॉलीडेज़ को बिताने के लिए, कि ताकि वो वहाँ पर ठीक ठाक रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें, और अगर उनको कोई बीमारी है तो वो जल्दी रिकवर हो सके, वहाँ से ठीक हो सके। और जो कोल्ड क्लाइमेट की वजह से जो हिल स्टेशन थे वो अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गई थी न्यू रूलर्स के लिए। जो वाइस राय थे, जो उस टाइम के जो ब्रिटिश के जो वाइस राय थे, वो भी अपना काम क्या करते थे, समर मंथ्स में, तो समर्स में वो वहाँ से हिल स्टेशन से अपना रूल करते थे। एंड 1864 में वाइसराय जो जॉन लॉरेंस थे वो ऑफिशियली वहाँ पे शिमला में अपना एक प्रेसिडेंस उन्होंने सेटलमेंट किया, वहाँ पे सेटिंग किया, शिफ्टिंग कैपिटल कर दी कि भाई समर्स में उनकी जो कैपिटल है वो शिमला रहेगी। वो अपना जो ऑफिशियल उनका काउंसिल है, वो अपना जो उनका काम है वो वहीं से करेंगे। तो शिमला एक थी वो ऑफिशियल रेजिडेंस भी बन गई थी। जो कमांडर्स इन चीफ थे हमारी इंडियन आर्मी में ब्रिटिश के, उनके लिए एक ऑफिशियल रेजिडेंस भी बन गई थी। अब जब इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ, दैट मीन्स जब रेलवे का इंट्रोडक्शन हो गया, तो हिल स्टेशन जो थे वहाँ पर आना जाना, जो कॉमन लोग थे उनके लिए भी वहाँ पर आना जाना बहुत ही एक्सेसिबल हो गया, बहुत ही आसान हो गया उनके लिए। तो हिल स्टेशन जो थे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी देखे जा रहे थे। वहाँ पर एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए थे। अब वहाँ पर क्योंकि जो टी और जो कॉफ़ी प्लांटेशन हो रही थी, कुछ जो वहाँ के जो नियर बाय एरियाज़ थे, तो इस तरह से जो इमिग्रेंट्स जो लेबर थी वहाँ पर, उनकी भी एक तरीके से इन्फ्लक्स हो गया, इन्फ्लक्चुएशन हो गया, कि वहाँ पर एक तरीके से उनकी बाढ़ आ गई, और वहाँ पे वो जो लोग थे वो दोबारा से वहाँ पर आने लगे। कि जैसे बॉम्बे में उस टाइम पर अपने ट्रेड के लिए लोग आ रहे थे, तो यहाँ पर भी वो जो लेबर थी वो काम के लिए, कि भाई काम की तलाश में वो वहाँ पर आ रही थी। कुछ ब्रिटिश उनको लेकर के आ रहे थे, क्योंकि कॉफ़ी और टी प्लांटेशन के लिए उनको लेबर की नीड पड़ रही थी, तो वो वहाँ पर उनको इमिग्रेंट्स कर रहे थे, लोगों को लेकर आ रहे थे। अब बारी आती है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्यों डेवलप किया गया और कैसे डेवलप किया गया, क्योंकि जब न्यू सिटीज़ और टाउन्स का एमरजेंस किया गया तो उसमें अब नेसेसरी हो गई, उनकी नीड हो गई, वहाँ पर ज़रूरत हो गई कि जो उनकी जगह है वहाँ पर उनको डेवलप किया जाए, कि भाई वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है उसको डेवलप किया जाए, ताकि वो जो उनके गुड्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, वो इन शहरों में लेकर के आ सकें वो, और जो यहाँ से जो उनको रॉ मटेरियल है वो यहाँ से लेकर वो ब्रिटेन जा सकें, और ब्रिटेन से जो भी उनका मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स होता है, जो प्रोडक्ट्स होता है, वो वहाँ पर आ सके। तो इस रीज़न की वजह से क्योंकि उनके लिए एक फ़ायदेमंद था ये सब कुछ, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ उनको करनी थी ब्रिटिश को, तो उन्होंने कुछ एफ़र्ट्स लगाए। अब एफ़र्ट्स क्या थे, उन्हें पता था कि मेजर सिटीज़ को बिना लिंक किए वो आगे की अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो आसान नहीं बना सकते। तो जो उन्होंने इसीलिए वहाँ पर कुछ मेजर सिटीज़ बनाई, पोर्ट्स बनाए, मार्केट बनाई जो कि रोड से लिंक हो रही थी, एंड उन्होंने अपना फर्स्ट रेलवे लाइन जो कि बॉम्बे टू थाने था उसको ओपन कर दिया ट्रैफिक के लिए इन 1853 में। तो अपने 1853 में 1853 में उन्होंने अपना फर्स्ट जो रेलवे लाइन था उसको खोल दिया, और ये धीरे धीरे एक लार्ज नेटवर्क के रूप में, जो रेलवे का एक जो लार्ज नेटवर्क था उसमें वो डेवलप होने लगा। अब
उसमें कंट्री में मेजर पोर्ट्स बनाए गए, शहरों से उनको जो रेलवे का जो नेटवर्क था वो उनको कनेक्ट किया जाने लगा। अब शुरू में जो रेलवेज़ था वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कैरी करता था, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट्स के काम आता था, उन्हीं को सामान को कैरी करने के लिए काम आता, लेकिन धीरे धीरे उसको पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए भी मॉडिफाई किया गया, भी उसमें पैसेंजर्स भी बैठ सकें, ताकि अब उस टाइम का जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया। जो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन थी कलकत्ता से आगरा, जो कि 1853 में इंट्रोड्यूस की गई। अब कुछ पब्लिक वर्क्स लगाए गए, उनके लिए एफ़र्ट्स डाले गए, दैट मीन्स सिविक फैसिलिटीज़ थी जो मेजर सिटीज़ में, क्योंकि उन्हें खुद रहना था ब्रिटिश को, तो उनको इम्प्रूव किया गया। अब वहाँ पर पाइप्ड वाटर सप्लाई दी गई, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, सीवेज, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड, ये सभी चीज़ें वहाँ पर सेटअप की गई लार्ज सिटीज़ में, स्पेशली जहाँ पर कंटेनमेंट्स थे। कैंटनमेंट्स दैट मीन्स जो उनकी सोल्जर्स की जो छावनी जिसे हम बोलते हैं, और जो सिविल लाइंस थी, वहाँ पर स्पेशली इन सभी जो फैसिलिटीज़ थी इनको प्रोवाइड किया गया। अब वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन जो था इस तरीके से कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी उनको सेटअप किया गया ताकि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देख सके, जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं उनको देख सके, उनको सॉर्ट आउट कर सके। तो ताकि अब जो वो मेंटेनेंस थे लाइक रोड्स, सैनिटेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए म्यूनसिपैलिटीज़ का सेटअप किया गया वहाँ पर, एंड उनको कलेक्ट किया गया। उसके लिए टैक्सेस कलेक्ट किए गए ताकि वो जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, दैट जो ये टास्क थे कि भाई रोड्स को मेंटेनेंस है, सैनिटेशन, प्राइमरी एजुकेशन और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इन सभी टास्क को पूरा करने के लिए टैक्सेस कलेक्ट किए गए। अब लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करे गए। अब जो प्रोसीड्स थे, जो नाव के जो फ्लीट्स होते हैं, जो बोट्स का जो बेड़ा होता है, फेरीज जिन्हें हम बोलते हैं, बाज़ार हो गए, टोल्स हो गए, अब इस तरह के सोर्सेज लिए गए इनकम को टैक्स के रूप में कलेक्ट करने के लिए, कि ताकि अगर इस तरह के वो चीज़ किए जाएंगे, अगर इस तरह के बाज़ार या फिर बोट्स हैं, इन सब से अगर टैक्स कलेक्ट करेंगे तो ये जो भी टास्क थे रोड्स सैनिटेशन वगैरह के, इनके लिए वो वहाँ से मनी को कलेक्ट कर पाएंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, जो कि म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन हुआ करता था, वो असिस्ट हुआ करता था, उसके अंडर और भी बहुत सारे ऑफिसर्स वर्क करते थे। तो डैट मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वो सभी म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन होता था। अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो रेगुलर पुलिस उन्होंने इस्टेब्लिश करी। उन्होंने इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक रेगुलर पुलिस मेंटेन करी, वहाँ पे इस्टेब्लिश करी, जो कि जब इंडियन पुलिस एक्ट आया 1861 में, एक ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि इंश्योर करने के लिए कि जो यूनिफॉर्म है, और अगर इफ़ेक्टिव पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लाना है इंडिया में, तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म की तरफ ज़ोर डाला। उन्होंने इंश्योर किया उस चीज़ को कि पुलिस की भी एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। एंड जो पुलिस थी वो अरेंज की गई हायरार्चिकल में, ऑर्डर में, कि भाई वो इंस्पेक्टर जनरल एट द जो है इंस्पेक्टर जनरल वो सबसे टॉप पर होगा। हायरार्चिकल दैट मीन्स जो पुलिस सेटअप था वो एक अलग अलग पोस्ट के रूप में उनको यूज़ किया गया कि अलग अलग पोस्ट भी होनी चाहिए पुलिस में, यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए। इंडियन पुलिस एक्ट के अंडर ये सब चीज़ें इंश्योर की गई। अब इंडियन पीनल कोड आया उस टाइम पर 1860 में, जो कि लॉर्ड मैकले ने इंट्रोड्यूस किया था, ड्रॉन अप किया था, और ये कॉडिफाइड किया गया कि इसके अंडर कुछ जो क्राइम्स के काइंड्स हैं उनको कॉडिफाइड किया गया, और एक जेल कोड भी वहाँ पर तैयार किया गया। एडमिनिस्टर जेल जिन्हें कहते थे वो भी तैयार की गई। और इवन आज भी अगर हम देखें, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जेल है, पुलिस है, वो डेवलप जो उस टाइम पर ब्रिटिश ने जो डेवलप किया था वो कुछ ऐसा ही है। हमारे इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हमारे जब इंडिया में जो ब्रिटिश ने डेवलप करी थी, जो डेवलप की थी, वो आज भी सिवाय एक्सेप्ट कुछ चेंजेस के अलावा, जो आज बहुत सारे ऐसे नहीं कह सकते हम कि उसमें चेंजेस नहीं है, नहीं, बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्रिटिश ने जो डेवलप किए थे वो एज इट इज़ वर्क कर रही हैं। तो इस तरह से उन्होंने अर्बनाइजेशन किया हमारी कंट्री का,
हमारा ये जो वीडियो है ये यहीं ख़त्म होता है। इसका एक थर्ड पार्ट मैं इसका बनाऊंगी, जिसमें हम अपनी पूरी दिल्ली के बारे में जानेंगे कि किस तरह से जो हमारी दिल्ली है उसका जो हिस्ट्री है वो किस तरह से रहा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।